हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 10 करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। ठीक है, तो देखो हमें पढ़ना है इसमें विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, जनरली आप अपने घरों में देखते हो ना, जो करंट फ्लो होता है उसी को हमको पढ़ना है कि आखिर में वो होता क्या है। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में हम डेली इससे अवगत है कि घरों में तारों में बिजली दौड़ती है। तो उसी बिजली आज उसी बिजली को पढ़ना है कि वो बिजली आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो विद्युत धारा है वह क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में, जो आपके घरों में जो परिपथ होता है, कोई वायर ले समझ लो, उस परिपथ में किसी बिंदु से, ठीक है, कोई भी परिपथ है वहां पे एक पॉइंट ले लो। ठीक है, मान लो ये कोई विद्युत धारा का तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे कोई बिंदु है। तो बिंदु से इकाई समय में मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जब इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम इसका मतलब होता है कि उसके अंदर से आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा होता है उसी को हम धारा कहते हैं। एक्चुअली में प्रवाहित आवेश होता है। तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में मतलब 1 सेकंड में, लगभग पर सेकंड 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या हम इसकी एक और डिफाइन को पढ़ें तो इसकी एक और डिफाइन क्या हो जाएगी कि विद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमको देखना है। इसे कैपिटल आई से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। माना विद्युत परिपथ में, किसमें, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से क्यू आवेश, यानी आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। टी को हम किससे लिखते हैं, समय को। तो क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, ये वाला बिंदु है विद्युत परिपथ में, इस वाले पॉइंट से यानी इस वाले बिंदु से क्यू आवेश प्रवाहित होता है। ऐसे ऐसे करके क्यू आवेश जा रहा है। कितने सेकंड में जा रहा है, मान लो टी सेकंड में जा रहा है, हमें नहीं पता कितना टाइम है, बस टी सेकंड में जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करो अगर 10 सेकंड में, अगर 10 सेकंड में 100 क्यू आवेश जाता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो हमें अगर 1 सेकंड में ज्ञात करना हो तो हम 100/10 करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही टी समय में क्यू है, कितना जा रहा है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हमें कैसे में चाहिए, एकांक में चाहिए, इकाई में चाहिए। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो क्यू अपॉन में टी कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, एकांक समय में आवेश आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही विद्युत धारा का अब फॉर्मूला क्या बन सकता है कि विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। ठीक है, तो एकांक समय में यानी इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। इसको हम आई से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, इसलिए आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बनेगा, बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आवेश यानी कूलाम, जो यानी सॉरी जो आवेश है क्यू, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। जैसे दूरी को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही क्यू का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो आई का मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटे सेकंड। तो क्यू अपॉन टी करेंगे तो कूलाम अपॉन सेकंड, और इस कूलाम अपॉन सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, और इस एम्पियर को हम लिखते हैं किससे, ए से, कैपिटल ए से। कूलाम को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। सेकंड को हम किससे लिखते हैं, एस ई सी से। ठीक है, सेकंड पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते सेकंड की। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं और आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर अपन फिर आगे बढ़ेंगे। कूलाम बटे ये हो जाएगा क्या, सेकंड। ठीक है, इसको हम लिखते हैं सी से और इसको हम लिखते हैं किससे, एस ई सी से। और इसी को हम बोलते हैं क्या, एम्पियर। इसका एक और नाम होता है, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
एम्पियर लिख सकते हैं, और इस एम्पियर को हम लिखते हैं कैपिटल ए से। कहेंगे ना कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर की करंट है, आपने सुना होगा इतने एम्पियर है, इतने वोल्ट है, इतने वाट की है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, आपने एम्पियर एम्पियर जो सुना होगा, वो विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, बाकी काम आगे देखते हैं। तो बेटा एक पॉइंट और उसके नीचे आप लिख लेना क्या, कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम दूरी को नापने के लिए मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं, समय को अगर हमको नापना होता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम और बहुत सारे यंत्र होते हैं जिनकी वजह से, जैसे कि और किसी चीज को नापना है, जैसे कि सपोज करो कि हमको द्रव्यमान को नापना है, वजन को नापना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो उसी तरीके से हर राशि को नापने के लिए अपने अपने एक यंत्र होते हैं। उसी तरीके से विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, अमीटर से नापा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आखिर में देखो ये आवेश है क्या, इस आवेश को समझ जाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ लो, बाकी की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो विद्युत धारा तो पूरा जो डिफाइन है सब कुछ मैंने आपको बोर्ड पे लिख के समझा दिया आपको, वो आपके नोटबुक में रहना चाहिए, ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वह छोटे से छोटे कणों के अगर हम उसको विभक्त करें, तो प्रत्येक पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ, तो मिलकर बना हुआ होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो परमाणु होते हैं वह 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर आप छोटे से छोटे कण में अगर विभक्त करो तो आप यहां तक आएंगे आप, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो 3 कण हैं, इन 3 कणों के नीचे आप उसको क्या नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, कि इनसे नीचे नहीं तोड़ सकते आप, इससे ऊपर जाओगे तो परमाणु बन जाएगा, अणु बन जाएगा। ठीक है, अणु बहुत सारे मिलेंगे तो आपके तत्व बन जाएंगे, फिर आपके पदार्थ बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप नीचे आते जाओगे तो आप इलेक्ट्रॉन तक उसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अच्छा, तो ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप सीख लो, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कि जो परमाणु के अंदर में 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु कैसा होता है कि मान लो कि ये एक परमाणु है, जिसका ये एक परमाणु का मान लो एक सेल है, और ये परमाणु जो भी है उसका केंद्र है। इस केंद्र में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक केंद्र होगा, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, इसको यहां पे। ठीक है, और परमाणु के अंदर जो नाभिक, यानी इसको हम जो केंद्र बिंदु होता है परमाणु का, उसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक बोलते हैं इसे। तो ये होता है नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं, और नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहां सेल्स में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, बहुत सारी सेल होती हैं इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, तो इन सभी में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहां होते हैं, परमाणु में नाभिक में होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ से जो बाहर की ओर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, और बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। ठीक है, इतनी बात को तुमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, तो होता क्या है कि प्रकृति के अंदर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि 2 तरीके के पदार्थ आपको पढ़ने हैं, एक तो होते हैं चालक और एक होते हैं कुचालक। ठीक है, चालक क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं इन सेल्स के अंदर में। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं किसी पदार्थ के, वो बाहर होते हैं इन सेल, इस पूरे परमाणु से, मतलब परमाणु के अंदर ही बाहर की ओर होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे होंगे, इनके ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ये आजाद है गति करने के लिए, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव आवेश होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम का, ठीक है। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कुचालक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर इनसे होता क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, अब जरा देखो कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो मुक्त होंगे, ठीक है, मुक्त का मतलब है कि वह गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसके अंदर, चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई चालक तार है, कॉपर का ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम का ले लो, सिल्वर का ले लो, ठीक है, किसी का भी वायर है, वायर है कॉपर का, कॉपर हमारा क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करने के लिए स्वतंत्र है। अभी क्या है कि इस तार के सिरों पर हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब ये तार के सिरों पर जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो जाती है, घरों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां से मान लो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तार के अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हो तो वो क्या करते हैं, वो इधर उधर गति कर रहे होते हैं आपस में, कोई इधर जा रहा है, 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 तो एक कोई निश्चित दिशा नहीं है इनकी गति करने की। बट जब आप बैटरी इसके सिरों पर लगा देते हो तो बैटरी लगाने से होता क्या है कि इसके एक सिरे से आवेश निकलते हैं और दूसरी तरफ जाना लग जाते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये एक निश्चित दिशा में हो जाएंगे ऐसे करके। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस दिशा में गति करने लगेंगे। जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तब हम कहते हैं कि उस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा है आवेश की प्रवाह। तो आवेश होता क्या है आखिर में, जो इलेक्ट्रॉन के पास में होता है उसी को तो हम आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरी करता है किसको, आवेश को। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके चलता है, आवेश लेके चलता है। जब इस तार में से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश भी गति कर रहा है, क्या गति कर रहा है, आवेश भी गति कर रहा है, तो ठीक है। तो आवेश आखिर में कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ करेंगे तो हम यही तो कहेंगे कि मान लो अगर ये पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो इस पॉइंट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इस पॉइंट से एक सेकंड में गुजरने वाला जो आवेश होगा, ठीक है, यानी Q, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोले या Q को बोले, दोनों बात एक ही है कि एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आवेश किसके पास में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें गति करते हैं, चालक के अंदर, ठीक है। इसलिए तो तुमने सोचा होगा कर लकड़ी के अंदर कभी आवेश गति कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो कुचालक है। इसीलिए तुम लकड़ी को लेके तारों से लगा देते हैं, करंट नहीं आता हमको, क्यों, क्योंकि उसमें आवेश गति ही नहीं करता। जब आवेश गति नहीं करेगा तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी,
धारा को प्रवाहित कराने के लिए आवेश का गति होना आवश्यक है। अगर आवेश गति नहीं करेगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? आवेश की प्रवाह। आवेश का अगर प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और I बराबर होता है Q अपॉन में T। ठीक है, अच्छा जरा एक बात और समझो कि ये कोई तार है, यहां पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से 1 सेकंड में, ठीक है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि इस बिंदु से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं मान लो, तो इससे आवेश कितना गया? Q का मान कितना होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन? कि हमको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस बिंदु से 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास में जितना आवेश होगा उतना ही तो हमारा आवेश गुजर रहा होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो Q का जो मान होगा वो भी 10 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसी के बराबर तो होगा। तो Q बराबर 10 E हो जाएगा। तो हम जानते हैं E का मान कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 19, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना, तो 10 पर कितना होगा? 10 का गुणा कर देंगे भाई। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 19। उसी तरीके से अगर 10 इलेक्ट्रॉन का अगर हमें आवेश ज्ञात करना है तो 10 का गुणा कर देंगे इसमें, तो टोटल आवेश हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.7 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलम, तो कूलम लिख देंगे। तो इतना आवेश जा रहा होगा। ठीक है, 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश है उसका गुणा कर दो। ठीक है, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर होता है N इंटू ई। यहां पे N क्या है? यहां पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में, और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो आपको क्या क्या करके रखना है? इस पॉइंट को हमेशा तुमको ध्यान में रखना है। क्योंकि वह तुमसे क्या क्या दे सकता है? वह तुमको बोल सकता है कि किसी भी परिपथ में अगर 100 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरते हैं तो आप धारा का मान ज्ञात करिए। तो 100 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो आपको I बराबर क्या होता है? Q अपॉन में T होता है। तो 100 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इसका मतलब आवेश किसके बराबर होगा? हमारे 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होगा, तो यहाँ पे कर देंगे 100 इंटू ई। ठीक है, कितने सेकंड में गुजर जाते हैं 100 इलेक्ट्रॉन? मान लो 10 सेकंड में गुजर जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? 100 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और बटे 10, 10 से ये कट जाएगा 10 बार, तो I बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा 16.7 गुणा 10 की घात माइनस के 19 एम्पियर आ जाएगा I की वैल्यू। ठीक है, ऐसे याद करना। तो देखो एक यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैं इसको लिखा देता हूं मैं तुमको। क्या लिखना है यहाँ पे? कि यदि किसी
विद्युत परिपथ से टी सेकंड में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो विद्युत धारा I बराबर आपने क्या पढ़ा है, Q अपॉन में T। तो जो Q होगा वो कितने के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश अगर हमें ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, जितने भी 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 का गुणा कर देंगे, 500 इलेक्ट्रॉन है तो 500 का गुणा कर देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश में, तो टोटल आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा क्या, टी। तो आप ये भी पढ़ सकते हो कि आई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन में टी। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो या इसको मत लिखो। तो आपको यहां पे हमेशा ध्यान रखना है Q बराबर होता है एन इंटू ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपका एन, सॉरी हाँ, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, फिर अपन एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये दो एग्जांपल हैं, बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं और जो पिछला पढ़ा है उसको समझने का प्रयास करना। देखो पहले का सॉल्यूशन अपन करते हैं, क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में 10 सेकंड में 100 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दिया है क्या, कि आपको Q बराबर दिया है 100 कूलम का आवेश, और T बराबर दिया है उसने 10 सेकंड। ठीक है, तो आपसे I बराबर क्या पूछ रहा है, ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करना है। ठीक है, तब आप जानते हैं क्या कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 100/10। तो I बराबर आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 10। I का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, तो सिर्फ E लगा देंगे, हो जाएगा मात्रक। अब इसको लिखते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है क्या आपको, एक कूलाम आवेश मतलब Q बराबर दिया है 1 कूलाम। ठीक है, ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक संबंध हमने पढ़ा है क्या, कि Q बराबर होता है n इंटू ई, जहां पे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q दिया है, n हमको ज्ञात करना है, और e तो हमको पता होता ही है पहले से। तो ये दिया है हमको 1, n हमको ज्ञात करना है, ये होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी घातों को ऊपर लेकर जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा कितना, 1.67, और ये हो जाएगा गुणा 10 की घात 19। ठीक है, अच्छा, तो जब अपन इस पूरे को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट को आप हटाओ और ऊपर क्या कर दो, 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/167। अब 167 है, ज्यादा है, तो एक जीरो यहां से उतार लो, तो ये हो जाएगा 1000
और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 18। ठीक है, 10 की घात 19 का मतलब क्या है कि 10 का 19 बार गुणा हो रहा है, तो एक जीरो हमने 1000 में बढ़ा ली। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो, इन दोनों एग्जांपल्स को समझ लो कि Q बराबर हमारा होता है एन ई, एन हमसे पूछ रहा है बस, तो इसको बट्टे में लगे जाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस गुणा भाग करना है, वो तो आप जानते ही हो गुणा भाग कैसे करना है, जैसे आपको सूट करता है वैसे आप गुणा भाग करो इसके। ठीक है, तो आपको ये आसान होगा। आप चाहो तो 1.67 की जगह पे सिर्फ 1.6 ले सकते हो, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, सिर्फ 100 में भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको उचित लगता है आप उसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी का अपन कल देखते हैं। ठीक है।